गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपके पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको देखना है, आपको निकालना है कि के की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है, क्या करना है? आपको दिखाना है कि के की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपने 3 केसेस पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल, और तीसरी स्थिति पड़ी है कि कोई हल संभव नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाली स्थिति देखनी है, कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक हो गया? तो चलिए, क्या कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट? फॉर नो सॉल्यूशन द कंडीशन इज ठीक है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन है? आप जानते हैं स्टूडेंट, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये स्थिति होनी चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। A1 क्या है? देखो पहली इक्वेशन में अब मैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 वैसा भी लिख सकता हूं। A1 B1 C1 निकाल लो, A2 B2 C2 निकाल लो, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले के सारे क्वेश्चन में हमने वो सब किया हुआ है। तो ये A1 है, इसका कोफिशिएंट B1 है और C1 आपका -1 है। A2 कितना है? 2k-1, और B2 कितना है? k-1, और C2 कितना है? -2k+1। ये तो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1 3 है, B1 +1 है, C1 -1 है। A2 2k-1 है, B2 k-1 है, C2 क्या है? -2k+1 है। ठीक है, तो यहां आप रख लीजिए सब। दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? A1 कितना है? x का कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय A2 मीन्स यहां दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है? 2k-1 इज इक्वल टू B1 y का कोफिशिएंट 1, B2 इस दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक k-1। ये आपका बराबर नहीं होना चाहिए किसके? C1/C2। C1 आपका -1, C2 -2k+1। ठीक है, तो 1/, कर लीजिए। ठीक है, दोनों में नेगेटिव है ना, -1 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा? इसको और इसको लूंगा। ये तो नॉट इक्वल टू है, ये दोनों क्या इक्वल हैं? सिंस आपके पास क्या है? 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। 3k-1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई वहां करेंगे 2k-1। दिस इंप्लाइज दैट, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1।
3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। k की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 आ गई। अब k की वैल्यू जरा यहां रखिए तो आप, ठीक है, यहां k की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, 3 ओवर k आपका आया 2, तो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 1 ओवर k 2 आया 2 माइनस 1, ठीक है, और विच इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर k की जगह पे 2 2 टू जा 4 प्लस 1, और आपके पास हो गया 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 5। आप देख रहे हैं ये कंडीशन होल्ड्स कर गई, ये दोनों तो इक्वल हैं पर इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका रेशियो 1:1, इसका रेशियो 1:1, परंतु C1 और C2 का रेशियो 1/5 आएगा। देख रहे हैं इक्वल नहीं है। तो यही स्थिति किसके लिए होती है, यही स्थिति किसके लिए होती है, नो सॉल्यूशन की स्थिति है, जब कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, जब कोई हल नहीं, ये स्थिति होती है। और यहां पर आ भी गया है कि k इक्वल टू 2 के लिए इन इक्वेशंस का कोई हल आपको नहीं मिल रहा है। क्यों, ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं लास्ट में ये निकल गई, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो ठीक है, वो C1 बटे C2 के बराबर नहीं आया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो k की किस वैल्यू के लिए है, k इक्वल टू 2 के लिए है, और k इज इक्वल टू 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 हैव नो सॉल्यूशन। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। k इज इक्वल टू 2 के लिए समीकरण 1 व 2 का कोई हल नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। k की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए इन इक्वेशंस का कोई हल ना हो। तो ये वाली कंडीशन मैंने यूज की, यहां से मैंने k की वैल्यू निकाली और उसके बाद टेस्टिंग भी कर दिया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो है, वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। और वो k की किस वैल्यू के लिए हुआ, k इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कंडीशन आपको 3 याद रखनी है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है और द्वितीय हल है। आप कहते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। आप कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आप कहते हैं अनंत हल। और तीसरी स्थिति होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसी स्थिति होती है तब आप कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये आप तैयार रखिए, इनसे डिपेंड आपके पास एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दर्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल करो। प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशंस हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, देखिए कौन कौन है। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू
9, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, या इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इनको दो मेथड से सॉल्व करना है। एक तो कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करिए, और तब देखिए कौन मेथड ज्यादा अच्छा है, विच मेथड इज मोर इजी। ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि से भी इनका हल निकालिए, आप बज्रगुणन विधि से भी हल निकालिए, और तब देखिए, खुद रियलाइज करिए कि कौन मेथड सही है। ठीक है, तो चलिए पहला कौन सा मेथड किया जाए। पहला प्रतिस्थापन दिया हुआ है तो प्रतिस्थापन ही कर लेता हूं। ठीक है, प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 से मैं y का मान निकाल के यहां रख लेता हूं। ये तो करते हैं प्रतिस्थापन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको दूसरे में रख देते हैं। ठीक हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू, ये वहां जाके 4 बन जाएगा प्लस 4, और ये माइनस बन जाएगा माइनस 3x। ठीक है, मैं ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं, पक्षांतर कर रहा हूं इन दोनों का, वहां तो माइनस वहां जाके प्लस बन जाएगा और ये प्लस वहां जाके माइनस बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। 2y इज इक्वल टू दिस है, तो y कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, एक ही बात है। पुटिंग द वैल्यू लिखो, चाहे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू लिखो, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8x, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 8x इसको ऐसे रहने दीजिए, 5 इंटू वाई, 5y, y की जगह पे क्या रख देंगे आप, y की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है इक्वेशन 2 से, 4 माइनस 3x बाई 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, जो y की वैल्यू आपने निकाली हुई है, मैंने इक्वेशन 1 में y की जगह पे रख दिया, बस ठीक हो गया। और अब क्या हो जाएगा, और सॉल्व कर लीजिए डिस्प्लेस को। आप ऐसा करिए, इसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, 8x प्लस इस 5 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 4 के साथ भी होगी, माइनस 3 के साथ भी होगी, तो 20 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 15x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए,
1 और 2 का एलसीएम आप 2 ले लीजिए। दिस इंप्लाइज 1 और 2 का एलसीएम आप 2 होता है, 1 2 जा 2, ठीक। और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16x प्लस 2 1 जा 2, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो 20 माइनस 15x, ये तो तरीका है, इससे ये डिवाइड करते हैं तो 1 आया, अब 1 की मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं तो 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 9। अब इस 2 की मल्टीप्लाई तो 9 के साथ हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज आपके पास कितना आ रहा है 16x माइनस 15x, 16x माइनस 15x तो कितना हो जाएगा x, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 9, ठीक है। x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, 16x में से 15x माइनस हुआ तो x आ गया, 20 मैंने ऐसे लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये तो 18 हो गया और यहां जाके ये नेगेटिव हो जाएगा -20, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ जा रहा है डिस्टेंस, x इज इक्वल टू -2 आ गया, x की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। और जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरी की निकल जाएगी, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, प्रतिस्थापन विधि में क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में रख दो, ठीक हो गया। उससे क्या हो जाएगा आपको, उससे हमारे पास केवल लीनियर इक्वेशन आ जाएगी वन वेरिएबल में। इस इक्वेशन को देख रहे हैं आप, केवल अभी वन वेरिएबल के एक्स एक्स है, इसमें केवल वाई नहीं है, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 है, इसको यहां रख लीजिए y की वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन किसमें रख दूंगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x/2, ये तो मैंने निकाला हुआ इक्वेशन नंबर 2 से तो निकाली हुई ये वैल्यू, सीधा मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 का मान किसमें रख दूंगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x/2 में रखने पर, तो मेरे पास क्या जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स जगह -2 -2/2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, एक्स जगह -2/2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6/2, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 जा 6 और 4 और 6 कितना 10, 10/2 कितना 5, तो आपके पास x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5 आ गई, तो निकल गया सॉल्यूशन, ठीक हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। क्या सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन मतलब हल, क्या है दोस्तों, क्या हल आया, x इज इक्वल टू -2 आया और y इज इक्वल टू 5 आ गया, ये सॉल्यूशन है। ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी थी कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब होता है इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, इक्वेशन में जो इस समीकरण में जो चर होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है, वही सॉल्यूशन होता है। तो निकल गया, किस मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। अब दूसरा मेथड कौन सा कह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करिए, बज्रगुणन विधि से भी करिए, और दोनों विधियों से करने के बाद सोचिए देखिए कि कौन विधि मुझे ज्यादा आसान लगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूंगा, बज्रगुणन विधि से करूंगा, बाकी सब मैं मिटा देता हूं रेजिस्टेंस यहां से, ठीक है। देखो इक्वेशन आप विभिन्न तरीके से कर रहे हैं, अब आपके पास 4 मेथड्स हो गए हैं। अब भाई जिस मेथड से आपको बोला जाएगा उस मेथड से आप करेंगे, नहीं बोला जाएगा तो जो मेथड आपको आसान लगेगा आप उससे कर डालेंगे, ठीक है। तो जो मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन आया है उसको मैं ऐसे रहने देता हूं यहां पर, ठीक है। अब मैं किससे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, वज्र गुणन विधि से करेंगे। अब इक्वेशन और इक्वेशन 2 की पहले कंपैरिजन करते हैं। कंपेयरिंग, इसमें कंपेयरिंग करने की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए आप यहां दोनों इक्वेशन लिख देता हूं। कैसे? 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन लिख दी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या तरीका है? x डिवाइडेड बाई, ऐसा बना लीजिए, इसको ढक दीजिए, जो बाकी गुणांक है, प्लस 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे? इसको ढक देंगे। अब इधर नहीं जाएंगे, पहले इधर जाएंगे आगे। जैसे इसमें मैं आगे गया था ना, ऐसे इसको ढक के मुझे पहले आगे जाना है। तो आगे देखिए माइनस 9 और फिर आओ वापस 8, माइनस 9 8 और माइनस 4 3, ठीक आ रहा है। इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए क्या होगा? 1 बाई, इसको छुपा लीजिए, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंच गए, तब इससे आगे चलेंगे, ठीक है। 8 5 8 5 3 2, ये तरीका, इसको ठीक से समझ लीजिए। x बाई प्लस 5 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 4, y बाई माइनस 9 8 माइनस 4 3, अभी ध्यान रखना आपने, और 1 बाई 8 5 3 2। सिंपल सा, जब 2-4 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा किस ढंग से करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए। अब इसका तरीका क्या है? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, इसकी मल्टीप्लाई, वज्र गुणन कैसे होता है? ऐसे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। इसका नाम है वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस, ये क्रॉस, ये, ठीक है। इसकी इससे तो -20, नेगेटिव अपनी तरफ से रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -18 इज इक्वल टू वाई ओवर, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -27, नेगेटिव अपनी तरफ से रखते हैं, और इसकी इससे 8 इंटू -4 -32 इज इक्वल टू 1 ओवर, इसकी मल्टीप्लाई से 16, माइनस अपनी तरफ से रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से कितना? 15, और कितना हो जाएगा? x ओवर -20, अरे माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू वाई ओवर -27 माइनस माइनस प्लस कितना? 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5, सॉरी प्लस 32, ठीक है, -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 ओवर 16 माइनस 15, 1 आ गया। और x बाई -2 -20 प्लस 18 -2 इज इक्वल टू y बाई 5 -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, x ओवर -2 इज इक्वल टू y बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो इसको और इसको ले लीजिए पहले एक साथ। x ओवर -2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, 1 बाई 1
इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x ही आएगा, और -2 की 1 में होगी तो -2 होगी। एंड ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अब इसको ले लीजिए, y/5 इज इक्वल टू 1/1। दिस इंप्लाइज दैट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ y इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 5। तो सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आ गया डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। देख रहे हैं आपने जब क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, प्रतिस्थापन विधि से करा, तो वहां भी x इज इक्वल टू -2 आया, y इज इक्वल टू 5 आया। और जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, बीजगणित विधि से निकाला तो सॉल्यूशन वही आया, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो, आंसर आपका सेम आना है, जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि इस मेथड से करो। अब इस क्वेश्चन की नीड क्या थी? इक्वेशन आपसे क्या चाह रहा था कि इन इक्वेशंस को आप दोनों मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रतिस्थापन और बीजगणित विधि, और तब खुद रियलाइज करिए कि कौन मेथड सरल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये थोड़ा आसान होगा, इसमें कैलकुलेशन उतनी नहीं जितनी उसमें होगी। तो आपको खुद डिसाइड करना अपने लिए कि कौन मेथड ज़्यादा आसान है। ठीक है, आसानी से आंसर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस रूप में आप करें, क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से आप करें और इसमें मास्टर बन जाएंगे। यहां आप मास्टरी कर लेंगे तो बहुत आपको मैथमेटिक्स काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इक्वेशंस बनाना, उनको सॉल्व करना, किसी भी कंडीशंस को इक्वेशन में फिट कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये बढ़िया सा प्रैक्टिस हो रही है, आपकी अच्छी हो रही है। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और होगी। ठीक है, तब जाकर के ये एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या क्वेश्चन है। आप देखिए, मैं रीड करता हूं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. ठीक हो गया। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of the days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas the student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपीज़ 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लंबा मत समझना, कुछ नहीं है, मैं कहानी की तरह बताता हूँ। देखिए, आप जानते हैं बच्चे जब पढ़ने बाहर जाते हैं तो
हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और हॉस्टल में रहने के चार्जेस पड़ते हैं। तो हॉस्टल में आप रहेंगे, एक फीस तो हॉस्टल की हुई कि भाई आपको पर मंथ इतना तो देना ही देना है। यदि आप भोजन भी करते हैं, वहाँ मेस में खाना भी खाते हैं, तो पर डे आपको मेस का ये चार्ज देना पड़ेगा। तो दो फीस हो गई, एक तो फिक्स्ड फी है, जो नियत फी है कि आपने हॉस्टल में रहना, पर मंथ इतना आपको देना है। दूसरी फीस क्या है कि पर डे भोजन का है। तो दो प्रकार की चार्जेज हो गए, एक तो फिक्स चार्ज है, एक तो नियत चार्ज है हॉस्टल में रहने का चार्ज, और एक है कि भोजन का चार्ज, मेस का चार्ज पर डे के हिसाब से, ठीक है। और आपको दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, दो रैखिक समीकरणें बनानी है, और कह रहा कोई भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे आप विलोपन विधि से करिए, चाहे आप बीजगणन विधि से करिए, चाहे ये आप पर निर्भर करेगा। अब क्वेश्चन आपके लिए एकदम ओपन हो गया। दिस डिपेंड्स ऑन यू व्हिच मेथड यू ऑप्ट। ये आप पर निर्भर है कि आप कौन सी विधि चुनते हैं। तो दो चीजें हमें करनी है, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का देखना है। तो फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट द फिक्स चार्ज, fixed charge and cost of food per day and the cost of food, the cost of food per day be rupees X and rupees Y respectively। ठीक हो गया। माना हॉस्टल का नियत किराया, चार्ज किराया हो रहा होगा, ठीक है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्रमशः रुपीज X और रुपीज Y, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। इससे एक इंट्रोडक्शन पता हो गया कि जो नियत व्यय है, हॉस्टल में रहने का चार्ज X रुपए है और एक दिन भोजन का चार्ज Y रुपीज है, ठीक है। फिक्स चार्ज हॉस्टल में रहने का क्या है, X रुपीज है, एंड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन में खाना खाने का चार्ज क्या है, Y रुपीज है। न तो X पता न Y पता, दोनों कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है, टू लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। दो अननोन है हमारे पास, दो अज्ञात राशियां हैं X और Y, न X पता न Y, इसलिए दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार पहली कंडीशन अंडरस्टैंड आपके पास क्या दे दी है। पहली कंडीशन मतलब पहली स्थिति इक्वेशन बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है कोई ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। एक स्टूडेंट कितने दिन फूड लेता है, 20 डेज और 1000 देता है। तो एक तो ए वाले को X रुपये तो पड़ेंगे, ये तो फिक्स चार्ज है, और 20 डेज भोजन करता है, एक दिन भोजन के Y रुपीज हैं, तो 20 डेज की कितने हो गए, 21, नहीं हो गया। ये तो फिक्स चार्ज है ना, ए को इतना तो देना ही देना है, फिक्स चार्ज, नहीं तो मंथली समझ लीजिए, एक महीने कितनी फीस समझ लीजिए, तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस
वाई रुपीज एक दिन का खाना है और 20 दिन खाना खाया है तो 20 वाई, ये तो भोजन के हो गए, ये तो फूड के हो गए, अरे फिक्स चार्ज दोनों मिला करके हमारे हिसाब से कुल इतना पड़ा। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 रुपीज, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा स्टूडेंट है कोई बी, उसने 26 डेज भोजन किया और ₹1180 दी। दूसरा स्टूडेंट कोई बी है, वो कितने दिन रहा हॉस्टल में, 26 डेज उसने भोजन किया, 26 डेज, तो एक्स रुपीज तो उसको भी पढ़ने फिक्स चार्ज, और एक दिन का चार्ज वाई है तो 26 डेज का कितना हो जाएगा, 26 वाई मल्टीप्लाई से, ठीक है। एक दिन खाना खाया तो वाई रुपीज, तो 26 डेज खाया तो 26 इंटू वाई, तो हमारे हिसाब से तो इतना बी ने इतना खर्चा किया, बी को इतना पैसा आ जाना चाहिए, बी पर इतना बिल आ जाना चाहिए, और उनके हिसाब से है ये, ठीक होगी, ठीक होगी। अब मैं इसको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि ये चैप्टर ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए मैं और मेथड पर नहीं जाता, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, और इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, और x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख रहा हूं मैं x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूं, तो x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसी को मैंने रीअरेंज किया है, नया कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, ठीक है। क्या है वज्र गुणन, देखिए x ओवर ऐसा कर देते हैं, देखो ये इन दोनों पे लगा रहा हूं ना वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं x को भूल जाता हूं, अब देखो y का गुणन 20 माइनस 1000, तो लिख लीजिए 20 माइनस 1000, ठीक है, 20 माइनस 1000, 26 माइनस 1180, 26 माइनस 1180, ठीक हो गया, इज इक्वल टू वाई बाई देखिए y को ढक लीजिए, y को छोड़ दीजिए, y के आगे वाला देखा जाता है माइनस 1000, इसका कोएफिशिएंट है 1, माइनस 1001 माइनस 1001, ठीक हो गया, माइनस 1180 माइनस 1180, इसको ढक दे, ये और इसका गुणांक 1 इज इक्वल टू 1 ओवर, अब इसको कांस्टेंट को ढक दो 120, ठीक है, कांस्टेंट को ढक रखा 1, इसका गुणांक एक है ना 120, इसका कोएफिशिएंट 1 है 126, बस। अब आप सीधे सीधे इनको सॉल्व करिए, ठीक हो गया। अब सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है, अब इतना मैं सब हटा देता हूं, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई यहां आपके पास है x ओवर, एक बार चलिए लिख लेता हूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, क्योंकि बाकी मेथड तो आपने पीछे एक एक एक्सरसाइज करके रखे हैं, एलजेब्रिक मेथड, ठीक हो गया। ठीक है, बस
12126 बस ठीक हो गया। 20 माइनस 1000, 26 माइनस 1180, y माइनस 1000, 1 माइनस 1180 1 और ये हो गया 120 126। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब चलिए सॉल्व करिए। क्या है तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का? x ओवर इसकी मल्टीप्लाई से होती है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1180 को 20 से, इतना तो होगा। ठीक है, तो और नेगेटिव भी आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं इससे, तो -23600। अब माइनस अपनी ओर से लगाते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -26,000। ठीक हो गया। माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से -26,000 आ गया। दिस इज इक्वल टू y कितना हो रहा है स्टूडेंट, इज इक्वल टू y बाई इसकी मल्टीप्लाई से, तो -1000 किससे होगा, तो -1000 माइनस अपनी ओर से लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कितनी हो जाएगी, -1180 इज इक्वल टू 1 बाई देखिए इसकी मल्टीप्लाई से, तो 26 माइनस अपनी ओर से लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो गया 20। तो दिस इंप्लाइज दैट अब कितना होगा डियर स्टूडेंट, x ओवर -20,000 23,600 माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, y बाई माइनस माइनस प्लस 1/6। ठीक हो गया। अरे कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x ओवर, देखिए सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, इसमें से आप इतना माइनस कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, 2400 प्लस में आ रहा है, इज इक्वल टू y ओवर 1180 में 1000 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करके कर लीजिए। ठीक हो गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको और इसको ले लेते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या कर सकता हूं, 1/2400 इज इक्वल टू 1/6। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 2400 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 2400 हो जाएगा 400। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 400 हो गई। अब इसको और इसको ले लेते हैं। देखिए y बाई 180 इज इक्वल टू 1/6। दिस इंप्लाइज दैट 180 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा 30। तो y इज इक्वल टू 30 आ गया। x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, y इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू आ गया 400। बस हो तो गया काम। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब मैं केवल आंसर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड, समझ गए ना आप क्वेश्चन को? तो देखिए अब आपके पास दो चीजें हैं, हमने कंसीडर ही दो चीज कर रखी थी। एक तो हमने कहा था लेट द फिक्स चार्ज बी x, फिक्स चार्ज नियत चार्ज कितना है x रुपीज, तो x तो 400 आ गया। फिक्स चार्ज नियत व्यय ये कितना हो गया अंडरस्टैंड, ₹400। ठीक है, और दूसरा था फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज हो गया एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड
पर डे, प्रतिदिन भोजन का खर्चा, प्रतिदिन भोजन, ठीक है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। दो बात है, उसको मैंने y कहा था तो रुपीज कितना है, y आपका 30 रुपीज है। हॉस्टल का फिक्स चार्ज 400 है और एक दिन के खाने का कितने रुपीज है, 30 रुपीज है। अब आप समझ गए क्लियर। तो इस टाइप से लीनियर इक्वेशन बनाई है, लीनियर इक्वेशन बनाने आपको आ गई हैं और उनका सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको फ्री कर दिया है कि आप किस मेथड से करते हैं। तो मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया, आप किसी और से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, तो आगे काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।